What's up my lovely friends? Hope you guys are doing fantastic today. So guys, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब से ये सोनी का ZV-1 E10 लॉन्च हुआ है, तब से बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि वो E10 ले या फिर सोनी A6400 लें। और ये कंफ्यूजन होना मतलब लाजमी है क्योंकि दोनों के फोटो और वीडियो स्पेक्स ऑलमोस्ट एक बराबर हैं। और यही नहीं, कुछ मामलों में E10 इस वक्त A6400 से बेटर कैमरा लग रहा है। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। और हाँ, आपने मेरी पिछली E10 वाली वीडियो में काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं और जो वैलिड क्वेश्चन है, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में वो सवाल होंगे। तो इस वीडियो के एंड में मैं उन क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर भी करूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ के डाल दूंगा, आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों बेसिकली मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस की बात करूंगा दोनों कैमरा के बीच में। और इन डिफरेंसेस को सिंपल करने के लिए मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक है जनरल कैटेगरी, दूसरी है फोटोग्राफी से रिलेटेड फीचर्स वाली कैटेगरी, और तीसरी है मूवी से रिलेटेड फीचर्स वाली कैटेगरी, ताकि आप क्लियरली समझ पाएँ कि दोनों कैमरा में क्या फ़र्क है और आपके लिए कौन से वाले फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ISO की। तो ISO की अगर हम एक्सपेंडेबल वाली रेंज की बात करें तो जो E10 है उसकी रेंज 50 से शुरू होके 51,200 तक जाती है। और ये एग्जैक्टली सेम रेंज है जो आपको A6100 में भी मिलती है दोस्तों। लेकिन E10 की जो लोअर लिमिट है ISO की वो 50 से शुरू होती है, जिसका मतलब ये है कि लोअर ISO में आपको सुपर क्लीन इमेज और वीडियोस देखने को मिलेंगी E10 में। वहीं पे अगर हम A6400 से कंपेयर करें दोस्तों, तो ISO रेंज जो A6400 की वो 100 से लेकर 1,02,400 तक जाती है, जो कि E10 का एकदम डबल है। जिससे ये पता लगता है कि लो लाइट सिनेरियो में A6400 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा E10 से। दोस्तों A6400 में आपको ब्लूटूथ और वाईफाई के साथ साथ NFC भी मिलता है, जिससे आप वन टच फोटो सेंडिंग कर सकते हैं या फिर वन टच करके अपने रिमोट को पेयर कर सकते हैं कैमरा के साथ, जिससे बहुत सारे समय की बचत होती है। वहीं पे अगर हम E10 की बात करते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ ब्लूटूथ और वाईफाई मिलता है, उसमें कोई NFC सेंसर नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस दोनों कैमरा में जो है वो है A6400 में आपको 3 फिजिकल कस्टम बटन्स मिलते हैं अलग अलग लोकेशन पे, जिसपे आप अपने फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले फंक्शंस या फीचर्स को असाइन कर सकते हैं। वहीं E10 में हमको सिर्फ एक फिजिकल कस्टम बटन मिलता है। अब दोस्तों ये कस्टम बटन एक ऐसी चीज है कि एक कैमरा में जितने ज्यादा हो वो उतना ही बढ़िया होता है। तो इस मामले में भी A6400 E10 से थोड़ा सा बेटर है। जो A6400 है दोस्तों वो डस्ट और वेदर सील कैमरा है। अगर आप इसको एक प्रॉपर वेदर सील लेंस के साथ पेयर करेंगे तो आप खराब मौसम में भी, हल्की फुल्की बारिश में भी इस कैमरे को बिंदास बाहर ले जाके शूट कर सकते हैं बिना चिंता के। लेकिन E10 में आपको ऐसी कोई सीलिंग देखने को नहीं मिलेगी। ड्यूरेबिलिटी में भी A6400 E10 से बहुत आगे है, क्योंकि जो आपका A6400 है उसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम अलॉय के चेसी के ऊपर बनी हुई है, जो कि बहुत ही ड्यूरेबल होता है। और वहीं पे जो हमारा E10 है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना हुआ है, जो कि हार्ड प्लास्टिक होता है, बढ़िया होता है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी में अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो A6400 ज़्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू E10। नेक्स्ट है शटर असेंबली या फिर शटर एक्सेंचुएशन। दोस्तों सोनी के मुताबिक A6400 के अंदर जो शटर असेंबली लगी हुई है ना, उसका जो एक लाइफ स्पैन है वो कम से कम 2 लाख शटर्स का है। मतलब आप 2 लाख फोटो उसको 2 लाख बार दबाएंगे, उसके बाद जाके उसकी लाइफ खत्म होना शुरू होगी। वहीं पे अगर मैं E10 की बात करूं दोस्तों, तो सोनी ने अभी इसके बारे में, इसके शटर असेंबली के बारे में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर हम इसका प्राइस लेवल देखें तो ये A6100 या उससे थोड़ा कम ही रहने वाला है। तो उस केस में हम इसका A6100 की शटर असेंबली से कंपेयर कर सकते हैं, जिसके जो लाइफ साइकिल है वो 1 लाख एक्सेंचुएशंस तक रेटेड है सोनी द्वारा। अगर आपका कैमरे का शटर 1 लाख या 50,000 में ही खराब हो जाता है तो सोनी वाले उस पर कोई वारंटी नहीं देंगे, आपका शटर फ्री में रिप्लेस नहीं कर देंगे या फिर सर्विस नहीं कर देंगे। फिर मेरा जो सोनी A6000 था जो मैंने अब बेच दिया है, वो जब मैंने बेचा था तो वो ऑलरेडी 1 लाख शटर काउंट कर चुका था, और 2 साल पहले मैंने उसको बेचा है। और जो बंदा उसको अभी भी यूज कर रहा है उसके पास अभी भी वो कैमरा मस्त चल रहा है। तो बेसिकली शटर एक्सेंचुएशंस पे आप अपना बाइंग डिसीजन ना ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दोस्तों ये तो थे कुछ जनरल डिफरेंसेस, और अभी तक पीछे जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं उन सब में A6400 बेटर कैमरा निकल के आ रहा है। अब चलते हैं हम स्टिल फोटोग्राफी की तरफ। जो हमारा सोनी A6400 है वो -2 EV तक की लो लाइट में अपने फोकस को आराम से लॉक कर सकता है सब्जेक्ट में। बट वहीं पे जो E10 है इसमें आपको -3 EV मतलब एक स्टॉप की एक्स्ट्रा लो लाइट पे भी ये
आपका फोकस लॉक कर लेगा। तो इस मामले में E10 थोड़ा सा बेहतर है A6400 से। 6400 के सामने एक ऑटो फोकस इल्यूमिनेशन लैम्प, एक छोटी सी LED लगी होती है जो अंधेरे में अगर आप कहीं पिच डार्क एरिया में शूट कर रहे हैं तो ये लैम्प जलता है और जिसकी मदद से कैमरा आसपास की चीज़ें देख के फोकस लॉक कर पाता है और ये बहुत कारगर होता है, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं यहाँ पिच डार्क है, जैसे कि हमारे नाइट क्लब्स हो गए, इसकी फोटोग्राफी करते हैं, या कई बार वेडिंग में भी ऐसे सिनेरियो होते हैं कि पोर्ट्रेट आप डार्क में खींच रहे हैं, तब ये लैम्प बहुत काम करते हैं। वहीं पे E10 में आपको ऐसा कोई लैंप देखने को नहीं मिलता। अगली चीज़ है बिल्ट इन फ्लैश। A6400 में आपको एक बिल्ट इन फ्लैश मिलती है जो कि बहुत छोटी सी फ्लैश है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ जब ज़रूरत के टाइम पे ये काफ़ी काम कर सकती है। और अच्छी बात ये है कि इसको आप फिंगर से दबा के टिल्ट अप भी कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप इसको दीवार से या छत से बाउंस करके और ज़्यादा सॉफ्ट लाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट E10 में दोस्तों कोई बिल्ट इन फ्लैश नहीं आती है। नेक्स्ट सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है EVF दोस्तों। A6400 में आपको प्रॉपर EVF मिलता है और E10 में आपको कोई EVF नहीं मिलता है। अब EVF के बिना वीडियोग्राफर्स या सिनेमाटोग्राफर्स का काम तो चल सकता है, लेकिन फोटोग्राफर्स को बहुत दिक्कत आने वाली है। बेसिकली EVF खाली वो देखने के काम में नहीं आता, वो बहुत कुछ करता है। वो आसपास की, जब स्पेशली कहीं आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं और बहुत सनलाइट बहुत तेज़ होती है तो वो फालतू की लाइट को ब्लॉक करता है। प्लस जब आप आंख में लगा के शूट करते हैं तो आपके आगे सिर्फ उतना सा फ्रेम आता है जिस पे आपका सब्जेक्ट खड़ा है, तो आप उसको सही से डायरेक्ट कर पाते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो ऐसे क्रिएटर हैं जिनका फोटोग्राफी का भी इन्वॉल्वमेंट है और वो फोटोज अच्छी खासी खींचते हैं, वो शायद E10 की तरफ नहीं जाए, सिर्फ एक इस EVF वाले मिसिंग फीचर की वजह से। सो दोस्तों ये हो गए स्टिल रिलेटेड डिफरेंसेस। अब चलते हैं हम मूवी रिलेटेड डिफरेंसेस की तरफ। मूवी मोड में आज तक अगर हमको IAF चाहिए था तो जो A6 वाली सीरीज का जो कैमरा था वो एक ही कैमरा था, वो A6600। आपको उसी कैमरा में वीडियो मोड में IAF मिलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब E10 के अंदर भी आपको प्रॉपर IAF वीडियो मोड में देखने को मिल जाएगा और आई थिंक ये ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है। हमारे जो E10 है इसके अंदर आपको एक तो नॉर्मल OSS वाले स्टेबलाइजेशन के अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलता है जो लेंस के साथ कंबाइन होकर काम करता है और बहुत ही बढ़िया स्टेबल फुटेज देता है। हालांकि अगर आप वो वाला मोड यूज करेंगे तो आपको 1.44 टाइम का इमेज क्रॉप देखने को मिलेगा। प्लस इसके अंदर एक जायरो सेंसर भी है, तो वो क्या करता है कि वो आपके कैमरे का मूवमेंट रिकॉर्ड करता रहता है और उसको क्लिप में डाल देता है, हर क्लिप का मूवमेंट वो उसमें डाल देगा। और फिर जब आप एडिटिंग के टाइम पे चाहेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर फुटेज स्टेबलाइज करनी है तो उसके लिए एक इनका कैटलिस्ट ब्राउज सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आप वो डेटा यूज़ करके और उसको अच्छे से स्टेबलाइज कर सकते हैं। और ये जो स्टेबलाइजेशन होता है ये बहुत बेटर क्वालिटी का होता है। दोस्तों E10 में आपको जीब्रा फीचर नहीं मिलता है और 6400 में जीब्रा फीचर आपको मिलता है और जीब्रा फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीडियो मोड में एक एक्यूरेट एक्सपोजर को सेट करने के लिए। आपको नहीं पता कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे सेटअप करना है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा, आप उसको चेक करो, उसमें मैंने डिटेल में डेमोन्स्ट्रेशन देके समझाया है। नेक्स्ट है दोस्तों फोकस स्पीकिंग। A6400 में हमको फोकस स्पीकिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको मैनुअल फोकस करने में हेल्प करता है, प्लस साथ ही साथ आप इस फीचर की वजह से बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं क्योंकि आप पुराने ज़माने के विंटेज प्राइम लेंस यूज़ कर सकते हैं एडेप्टर लगा के और फोकस स्पीकिंग की मदद से फास्ट और एक्यूरेट मैनुअल फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। E10 में ये फोकस स्पीकिंग भी मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, ये फीचर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा बमर है। A6400 में हमको मूवी मार्कर्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप उस फीचर को इनेबल कर दे तो आपकी वीडियो के ऊपर एक ओवरले आ जाता है बनके, जो भी आपने सेटिंग चुन रखी है। ये तब काम आती है जब अगर आपका प्लान है कि एडिटिंग के टाइम में आप अपनी वीडियो में ब्लैक बार यूज करने वाले हैं, तो वो फ्रेमिंग आपको हेल्प करता है कैमरा, मतलब वो मार्कर जो है वो आपको सही फ्रेम करने में मदद करते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सर ना कट जाए या नीचे का पोर्शन ना कट जाए, आप सही से कंपोज कर पाएँ शॉट को। E10 में आपको वो फ्रेमिंग मार्कर नहीं मिलेंगे। E10 में एक बहुत ही यूनिक फीचर है प्रोडक्ट शोकेस का। उसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे ही उस बटन को दबाएंगे और उस फीचर को इनेबल करेंगे तो आप जैसे ही कोई चीज़ कैमरे के सामने लेके आएंगे वो कैमरा आपके फेस से हटा के उस चीज़ पे फोकस कर लेगा और जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे कैमरा वापस से आपके फेस पे फोकस कर लेगा। ये पॉसिबल है अपने A6400 के अंदर भी। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस ऑफ करना है और उसके बाद आप एग्जैक्टली ये सेम फीचर अचीव कर पाएंगे। और चाहें तो आप अपने इस फीचर को हमारे जो 3 कस्टम बटन है इस कैमरे में उनमें से किसी भी एक कस्टम बटन में असाइन करके उसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है मल्टी इंटरफेस हॉट शू विद ऑडियो इंटरफेस। सोनी के बहुत सारे माइक्स हैं जो इस इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो माइक दूसरे माइक से अलग है, रीज़न
उनका ये है कि ना ही उन माइक्स में बैटरी लगती है, ना ही उनमें कोई तार लगता है। उनको आप डायरेक्टली हॉट शू में लगाएंगे, वो हॉट शू से ही कनेक्ट करेंगे कैमरा के थ्रू, और हॉट शू से ही वो पावर भी लेंगे अपने आप को चलाने के लिए। उससे आपका कैमरा बहुत कॉम्पैक्ट बन जाता है, केबल वेबल नहीं लटक रही होती साइड में, और बहुत ईजी टू यूज़ हो जाता है। व्लॉगिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, और अनफॉर्चुनेटली ये A6400 के अंदर नहीं दिया हुआ है। दोस्तों हेडफोन जैक E10 के अंदर है, और इसके अलावा जो अगला कैमरा है वो है A6600, जो कि इसके ऑलमोस्ट डबल रेंज का है, और हेडफोन जैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों ये थे सारे डिफरेंसेस दोनों कैमरा मॉडल में। अब अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो E10 में 3 ऐसे फीचर्स हैं जो मेरे को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। फीचर नंबर 1, स्क्रीन, क्योंकि हमारे A64, A61, A6600 में जिस तरह की फ्लिप स्क्रीन है वो ज़्यादा कारगर नहीं है। हमको मजबूरी में एक अडेप्टर लेना पड़ता है ताकि हम अपने माइक को साइड में माउंट कर सके और अपने आप को मॉनिटर कर पाए। लेकिन E10 में एक प्रॉपर फ्लिप स्क्रीन है जो कि आपको व्लॉगिंग के टाइम में या वैसे भी अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो अपने आप को मॉनिटर करने में हेल्प करती है। पॉइंट नंबर 2, हेडफोन जैक। जैसा कि मैंने बोला कि ये किसी भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं या फिर आप कॉर्पोरेट फिल्म मेकर हैं, तो आपके लिए हेडफोन जैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप रियल टाइम में मॉनिटर कर पाएँ अपने सब्जेक्ट के साउंड को, और आसपास कुछ गड़बड़ नॉइस आ रही है तो आप उसी टाइम कट करके उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, रादर देन आप पूरा शूट करके ले आए, घर पे आके देखेगा अरे यार पीछे तो कुत्ता भौंक रहा था, जैसे कि अभी भी भौंक रहा है, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। और थर्ड जो है वो इसका EIS और जायरो, क्योंकि A6400 में ऐसा कुछ है ही नहीं, बेसिकली सब कुछ लेंस पर डिपेंड होता है और वो कुछ खास काम नहीं करता। तो अगर हमारे कैमरा में EIS और जायरो डेटा का ऑप्शन आ जाता तो शायद हम और बेटर शूट कर पाते। हो सकता है कुछ जगहों पे हम बिना गिम्बल के भी काम निकाल लेते। लेकिन दोस्तों A6400 में कुछ ऐसे फीचर्स हैं अभी भी जो मेरे को E10 के पास जाने से रोक रहे हैं। सबसे पहला फीचर मेरे लिए ज़ीब्रा और फोकस पिकिंग। मतलब मैं बहुत सारे प्रोफेशनल शूट करता हूं और मैं इनके बिना नहीं रह सकता दोस्तों। मेरे को नहीं पता कि अगर मैं S-Log 2 में शूट कर रहा हूं और अगर ज़ीब्रा हटा दिया जाए तो मैं कैसे प्रॉपरली एक्सपोज करूंगा अपने शॉट को। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। फोकस पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैं बहुत बार विंटेज लेंस यूज़ करता हूँ। विंटेज लेंस वैसे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो इतने शार्प नहीं होते, तो अगर आप इमेज मैग्नीफाई भी करोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी चीज़ फोकस में है कि नहीं है। वहाँ पे फोकस पिकिंग बहुत मदद करता है मेरे को। दोस्तों मैं फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग दोनों ही करता हूँ और मेरे लिए EVF इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं फोटो साइड में भी कर दूँ, उसके बाद भी अगर मैं फिल्म मेकिंग के लिए भी बात करूँ तो बहुत बार मैं आउटडोर में ब्रॉड डे लाइट में ऐसी जगह पे शूट कर रहा हूँ तो जहाँ पे सन एकदम सर के ऊपर होता है और मैं अपने मॉनिटर की ब्राइटनेस को कितना भी बढ़ा लूँ वो बात नहीं आ पाती है। उस टाइम पे EVF मेरी बहुत मदद करता है कि मैं उसको लगाता हूँ आँख में और मेरे को सिर्फ अपना फ्रेम दिखता है और मैं फिर पूरा एडजस्टमेंट करके प्रॉपरली एक्सपोजर डायल करके प्रॉपरली फोकस सेट करके और मैं वो शूट निश्चिंत होकर कर सकता हूँ। और ये जो EVF है दोस्तों ये ऑलमोस्ट एक मिनी मॉनिटर की तरह काम करता है जो आपके कैमरा के साथ हमेशा अटैच रहता है, तो इसके बिना मेरे को नहीं लगता कि मैं काम कर पाऊंगा। और दोस्तों जो लास्ट चीज मेरे को E10 की तरफ जाने से रोक रही है वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। चाहे आप A6400 की एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी के बारे में बात कर लें या फिर आप उसकी जो शटर असेंबली की ड्यूरेबिलिटी है उसके बारे में बात कर लें या फिर आप इसके जो वेदर सीलिंग है उसके बारे में बात कर लें, ये तीनों ही इसको ज़बरदस्त प्रो लेवल का कैमरा बनाती हैं जिसकी वजह से हम निश्चिंत होकर किसी भी इन्वायरमेंट में बिंदास काम कर सकते हैं। दोस्तों मेरे ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से शायद मैं E10 में अपग्रेड ना करूं और मैं A6400 के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। अब बारी आती है आपके सवालों की जो आपने मेरे से पूछ रखे हैं और हम एक एक करके उनका जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि E10 बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉडी वाला कैमरा है और इसमें अगर हम कोई बड़ा लेंस माउंट करेंगे जैसे कि Tamron का 17 to 70 mm तो ये फ्रंट हैवी हो जाएगा और फिर हम इस पे गिम्बल पे कैसे माउंट करेंगे। तो दोस्तों हाँ ये फैक्ट है, ये बहुत छोटा कैमरा है बट फिर भी अगर आप इसके साथ कोई बड़ा लेंस यूज करना चाहते हैं और गिम्बल पे माउंट करना चाहते हैं तो बहुत सारी बैलेंसिंग प्लेट आती है जो आपके ओवरऑल सेटअप को फ्रंट हैवी होने से बचाती हैं और उसको बैलेंस करती है। ये जो बैलेंसिंग प्लेट होती है ये गिम्बल के मॉडल्स के हिसाब से होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई ज़ायून की दिखा दूं और आप वो DJI में लगा रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है क्या इसको हम वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसको वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें आपको हॉट शू मिलता है जिसमें आप फ्लैश माउंट कर सकते हैं फोटोग्राफी के लिए और नॉर्मल फोटोज़ की जो 24 मेगापिक्सल की आती है जैसे कि A6400 में आती है वैसी है इसमें। और वीडियो स्पेक्स इसके बहुत बढ़िया हैं, S-Log वेस्लॉग सब कुछ है। अगला सवाल है क्या इसको म्यूज़िक वीडियो के लिए यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है म्यूज़िक वीडियो के लिए दोस्तों इसको, क्योंकि इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। 120p स्लो मोशन मिलता है,
4K 24-30 ऑप्शंस मिलते हैं, आपको S-Log2 HLG सारा मिलता है, प्लस ये कॉम्पैक्ट है तो इसको चलाने के लिए कोई बहुत बड़ी गिम्बल की जरूरत नहीं है, आप छोटी गिम्बल पे भी इसको माउंट कर सकते हैं। और अगर गिम्बल ना भी हो तो उसके अंदर EIS है, जायरो डेटा है, तो अगर आप हैंड हेल्ड मूवमेंट करते हैं तो भी आपकी फुटेज बहुत स्टेबलाइज्ड आएगी। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि क्या ये कैमरा ट्रैवल और सिनेमैटिक के लिए है कि नहीं है। ट्रैवल के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको लाइट वेट और छोटा सेटअप चाहिए होता है जिसको हम जल्दी से निकालें और शूट करें और ले जाएं। हम हाइक पे जाएं तो हमारे पीठ में दर्द ना हो जाए हमारे कैमरा गियर की वजह से, राइट। और ये कैमरा सिर्फ उसी काम के लिए बना है और लाइट वेट है, छोटा है, लेकिन फीचर्स में कहीं पे भी कमी नहीं है। इनफैक्ट ये इतना छोटा कैमरा है कि अगर आप बहुत अच्छा एक सॉलिड सा माउंट खरीद लें तो आप अगर बाइक पे जाते हैं तो बाइक पे आप GoPro की जगह इसको भी माउंट कर सकते हैं और अपनी जबरदस्त इमेज क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। अगला एक और कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों को दिमाग में होगा कि क्या ये E10 जो है ये A6100 और A6400 से बेटर फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी देता है। लेट मी सिंप्लीफाई। आप A6600 उठाओ, उसकी बॉडी हटाओ, उसमें से सेंसर निकालो, उसका प्रोसेसर निकालो और उसको E10 की बॉडी में लगा दो। इसके अंदर वही प्रोसेसर और वही सेंसर यूज हुआ है जो हमको A6100, A6400 और A6600 के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी एकदम सिमिलर मिलेगी। दोस्तों अगला सवाल ये है कि ये नाइट फोटोग्राफी के लिए ठीक है कि नहीं है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे बताया कि ISO रेंज जो है वो 50 से लेकर 51,200 तक जाती है, जो कि एक डिसेंट रेंज है। और मैंने A6100 का भी आपको बताया कि उसमें भी एग्जैक्टली सेम यही रेंज है। A6100 की अगर हम बात करें तो वो नाइट में अच्छा काम करता है, वही सेम मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ भी होगी, हालांकि कैमरा भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो मेरे को लगता है कि ये एक डिसेंट लो लाइट कैमरा होगा। अब वो अलग बात है कि आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ पे सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है तो वहाँ तो भाई फिर एक ही कैमरा आपका काम कर सकता है, वो है A7S3। वहाँ तो A6400 भी काम नहीं कर पाएगा। अगला सवाल किसी ने मेरे से पूछा है कि क्या ये कैमरा M50 से बेटर है। तो दोस्तों हाँ, मेरे हिसाब से ये M50 से बेटर है। एक तो अगर आप वेट की बात करें तो वो 383-87 ग्राम का है, ये 343 ग्राम का है, तो ये उससे ज़्यादा लाइट वेट है। उसके अलावा सोनी का ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा बेटर है M50 से, स्पेशली जो आई ऑटो फोकस है। उसके अलावा आपको फोटो की जो शूटिंग स्पीड है N50 10 FPS पे चलता है और ये वाला E10 जो है वो 11 FPS पे चलता है, तो यहाँ पे भी एक का फर्क है। सबसे बड़ा डिफरेंस है बैटरी लाइफ। M50 में आपको एक फुल बैटरी में सिर्फ 305 फोटो खींचने को मिलती है, वहीं पे E10 में एक फुल बैटरी में आपको मिनिमम 440 शॉट मिलते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके सारे डाउट दूर हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार। और मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए ना। आई विल सी यू सून, बाय बाय।